नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। मोदी और योगी इन दोनों ने मिल करके नफरत का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। अब नफरत के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर हम पहुंच चुके हैं और जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, शेयर मार्केट की उड़ान, सब आप भूल जाइए, सब भूल जाइए। अगर नफरत ये लिस्ट हुआ होता शेयर मार्केट में, इसका आईपीओ आया होता, तो आज जितने लोग नफरत के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किए होते यानी शेयर खरीदे होते, सब के सब अरबपति होते। इतनी तेज ग्रोथ हुआ है। आज इस नफरत के विश्व रिकॉर्ड पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा दो और किरदारों पर करेंगे। वही किरदार बीबीसी में इंटरव्यू दिए हैं चंद्रचूड़, और दूसरा किरदार जो हिमालय जाने की तैयारी में डिटॉक्स करने के लिए खुद को, राजीव कुमार। ये दोनों अंपायर की भूमिका में, जब ये विश्व रिकॉर्ड कायम हो रहा था, तो अंपायर होता है ना क्रिकेट के फील्ड में, आपने देखा होगा, ये दोनों अंपायर थे। इन दोनों का हमने नामकरण भी किया है। ये दोनों अंपायर स्टीव बकनर बने हुए थे। आपको याद होंगे, एक अंपायर हुआ करते थे स्टीव बकनर, वेस्ट इंडीज के। उनके विवादित फैसले, खासकर भारत के खिलाफ, सचिन तेंदुलकर के खिलाफ, पूरी दुनिया में बहुत सुर्खियों में रहे। तो ये दोनों स्टीव बकनर की भूमिका में थे। अंपायर हम नहीं कहेंगे, अंपायर स्टीव बकनर, जिन्होंने जब जब विश्व रिकॉर्ड की तरफ तेजी से कदम मोदी और योगी ने बढ़ाया, तब तब मुंडी हिलाया। ठीक है, आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। भाव को जोड़िए चर्चा में फटाफट। स्वागत है भाव आपका। अब जरा कुछ आंकड़े मैं रखता हूं, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे, आप उसके और डिटेल में थोड़ा उसके तह में जाएंगे। हमारे पास एक रिपोर्ट आई है, ये इंडिया हेट लैब है। इंडिया हेट लैब ने 10 फरवरी को एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में कुल 688 जो हेट के मामले थे, 2024 में 1165 हो गए, यानी 74% की तरक्की हुई। इसमें इसमें बड़ा स्पेसिफिक है। अब ये हटाइए, अगला स्लाइड लाइए आप। स्पेसिफिक ये है कि 98.5%, ये तो अभी हम बताएंगे, स्क्रीन पर रहने दीजिए। 98.5% स्पेसिफिक मुसलमान या मुसलमानों के साथ ईसाई को जोड़ करके, मतलब टारगेट मुसलमान मुख्य या कहीं कहीं ईसाई को जोड़ करके 98.5% मामले थे। और 10% मामले ऐसे थे जहां पर ईसाई प्लस मुस्लिम थे, या सिर्फ ईसाई या ईसाई के साथ मुस्लिम अटैच किए गए थे। ये आंकड़े आपके सामने जो ये स्लाइड है, इसमें देखिए 3 राज्यों ने टॉप किया है। टॉपर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस देश को लीड उत्तर प्रदेश करेगा। ये ग्राफ बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने सही बोला था, यूपी ही लीड कर रहा है, और यूपी 242 के साथ लीड कर रहा है, सबसे हाईएस्ट स्कोर है। उसके बाद महाराष्ट्र है नंबर 2 पर 210 के साथ, और मध्य प्रदेश 98 के साथ है, तीसरे नंबर पर है। यानी 3 राज्य देश के बड़े, ये तीनों टॉप 3 में है, और यूपी योगी आदित्यनाथ के वादा के मुताबिक देश को लीड कर रहा है इस नफरत के खेल में। अगली स्लाइड पर आइए। 58.8, यहां पर थोड़ा भागवत साहब का भी शकल जो है, असली चेहरा नजर आएगा। 58.8% हेट स्पीच गैदरिंग इन 2024 वेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय संघ परिवार ऑर्गेनाइजेशन, यानी संघ, विश्व हिंदू परिषद संघ या उसके अनुसांगिक संगठन, इन्होंने करीब करीब 60% हेट स्पीच गैदरिंग, जहां पर हेट स्पीच हुआ, ऐसे कार्यक्रम इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किए थे। अब आइए नेक्स्ट पर आइए। ये देखिए, ये है जो रेस चल रही है योगी आदित्यनाथ। अब यहां पर जो ओपनिंग जोड़ी है, योगी और मोदी की जोड़ी है, लेकिन योगी बहुत तेजी से स्कोर कर रहे हैं। इस जोड़ी में सचिन तेंदुलकर, भले नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन वीरेंद्र सहवाग टाइप में बैटिंग कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं जिसका भी नाम ले रहा हूं, सचिन और सहवाग, वो बुरा न माने, उनके हुनर, बैटिंग के हुनर की वजह से मैंने नाम लिया है। 1 नंबर पर योगी आदित्यनाथ हैं, 86 स्पीच इनकी है, हेट स्पीच। नरेंद्र मोदी की 67, 67, अमित शाह 58, हिमंता बिस्वा शर्मा 36। ये ऊपर ये चारों नेता और हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत तेजी से, ये समझ लीजिए कि इनकी जो एंट्री हुई थी टीम में,
ये पुछल्ले थे, पुछल्ले बल्लेबाज, मतलब 11वें नंबर वाले थे। कभी-कभी तो 12 हम लोग मानते थे 12th मैन है, पानी लेकर के आएँगे। लेकिन इन्होंने बहुत तेज जो है नेट प्रैक्टिस की, घर में लगातार प्रैक्टिस की और ये एकदम टॉप 3, मतलब ये समझ लीजिए कि द्रविड़ जैसे एकदम वॉल बनते जा रहे हैं, नफ़रत की दीवार। उसके बाद एक पत्रकार भी हैं, देखिए शर्मनाक है, एक पत्रकार हैं, इनका क्या नाम है, सुरेश चौहान के, ये भी इस रेस में है 5वें नंबर पर। उसके बाद टी राजा सिंह हैं, इनको तो इनकी गालियाँ आपने सुना होगा, ऐसे खुलेआम गालियाँ, रणबीर अलाहाबादिया को नोटिस दे रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं। अगर पैमाना होता माँ-बहन की गंदी गालियाँ देने का सार्वजनिक रूप से लाखों लोगों को जुटा करके, तो टी राजा सिंह अंडा सेल में होते। प्रवीण तोगड़िया साहब भी हैं, इनको मोदी ने बिल्कुल साइड किया, लेकिन फिर भी अपनी रेलेवेंस बनाए हुए हैं इस सूची में। 31 भाषण इनके हैं, हेट स्पीच हैं, 7वें नंबर पर हैं। नीतीश राणे, ये जो है नारायण राणे के सुपुत्र, इन्होंने नाम रोशन किया है, आमिर खान से बहुत प्रभावित हैं। जग में करेगा रोशन, क्या होता नहीं, आमिर खान की एक फिल्म थी, उसमें गाना था। हाँ, पप्पा बड़ा नाम पापा क्या करेगा। बड़ा नाम करेगा, भूल जाते हैं, थोड़ा फिल्मी मामले में कमजोर है, भूल जाते हैं। एक काजल हिंदुस्तानी हैं, ये राइट विंगर इन्फ्लुएंसर हैं, ये भी इस सूची में 9वें पर। और एक धनंजय देसाई हैं, हिंदू राष्ट्र सेना के चीफ हैं, ये 10वें नंबर पर हैं। अब ये सूची हटा दीजिए, बहुत आंकड़े हैं, सब आंकड़ों से भरा हुआ है ये एपिसोड, लेकिन अब भावुक पास चलेंगे सीधा सीधा। भाऊ, इस विश्व रिकॉर्ड को सेलिब्रेट क्या नहीं किया जाना चाहिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर? वैसे भी आज एक सर्वे आया है, उस सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो जाए तो मोदी जी 240 पे नहीं रुकेंगे, अब वो 300 तक जाएंगे, अकेले दम पर सरकार बनाएंगे। लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ रही है, क्या इसको पूरा देश सेलिब्रेट, मुझे लगता है कर रहा है, देश को मजा आ रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल सर्वे कौन करता है वो है। सवाल आजकल सर्वे ये सब बिजनेस प्रपोजिशन हो गए हैं। पैसा इकट्ठा करो, सर्वे करो, और ये पैसा लेके करे जाते हैं। ऐसे सर्वे ने 370 और मोदी जी को सबसे बड़ा आइकॉन और विश्व गुरु बना दिया था और 240 पे अटक गए थे। सवाल ये नहीं है कि सवाल बीजेपी चुनाव जीतने का नहीं, सवाल विपक्ष कमजोर क्यों होता है, और सवाल बीजेपी चुनाव लड़ने का नहीं। यदि न्यायपालिका, यदि चुनाव आयोग, ये सब मिलके बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, तो फिर विपक्ष किस किस के साथ लड़ेगा? विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ लड़ेगा कि एजेंसियों के साथ लड़ेगा? ये कई चीजें हैं उसमें। लेकिन हेट स्पीच में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं क्या देखता हूं, मैं प्रवीण तोगड़िया का बोलना, क्योंकि वो एक एक्सट्रीम हिंदुइस्ट है, उनकी बजरंग दल और वो जो विश्व हिंदू परिषद है, वो ये भाषा के लिए जाने जाते हैं, उनकी विचारधारा कोई गड़बड़ नहीं है। उसके बाद मुझे जो पहले 3 नाम है उस पे बहुत मुझे दुख है, इसलिए कि इन लोगों ने संविधान की शपथ ली। ये एक पोस्ट पे है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जगह पे है जो संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सेकंड टाइम आ गए तो उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में घुसते से ही संविधान को नतमस्तक किया और संविधान की कसम खा के ये प्रधानमंत्री पद पे बैठे। बार बार संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते। तीसरे अमित शाह जी, वो गृह मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी है कि ये ना हो, बागड़ी खेत को खा रहा है। और तीसरे फिर एक मुख्यमंत्री है जो उस पोस्ट पे बैठे हैं संविधान की शपथ लेकर। ये लोग यदि संविधान की शपथ लेकर ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बेईमानी कर रहे हैं संविधान से। हेट स्पीच क्या होता है, और ये हेट स्पीच लगातार बढ़ रहे हैं। आप इसका पैटर्न देखिए, सबसे ज्यादा हेट स्पीच आपको बीजेपी रूल्ड स्टेट या एनडीए गठबंधन के राज्यों से मिलेगी, सबसे बढ़िया। कर्नाटक भी हेट स्पीच में नंबर 1 जमाने में बहुत आगे था 2023 के पहले, लेकिन कर्नाटक ऐसा एक राज्य है जहां हेट स्पीच में वो डाउन हुआ है, 20% गिरावट आ गई है 2023 और 2024 में। ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि वहां सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो इसके मायने ये हैं कि हेट स्पीच का कॉग्निजेंस कौन लेता है? सबसे पहले पुलिस लेती है कि इन्होंने हेट स्पीच दी, इन्होंने नफरती बयान दिया जिससे समाज में विघटन हो सकता है, दंगे फैल सकते हैं, तो इमीडिएटली पुलिस डिपार्टमेंट एफआईआर दर्ज करती है। अब देखिए, देश का गृह मंत्री यदि हेट स्पीच दे, प्रधानमंत्री हेट स्पीच दे, यूपी का गृह मंत्री और चीफ मिनिस्टर हेट स्पीच दे, यदि आसाम का गृह मंत्री और
चीफ मिनिस्टर हेड स्पीच दे पहले 4 में, तो कौन सी पुलिस अपने आकाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी? हम्म, और यदि एफआईआर दर्ज कर दी, कोर्ट ने कह दिया, ये कर दिया, तो लोअर कोर्ट में सपोज कोई हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कई इंटरवेन आपने देखे होंगे, खासकर धर्म सांसद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने आदेश दे के एफआईआर दर्ज करवाई। तो वो एफआईआर दर्ज करने के बाद उस पे एक्शन होता है क्या? नहीं। एफआईआर दर्ज होते समय मिनिमम वो लगाए जाते हैं, जो क्या धाराएं होती है, वो ऐसी धाराएं होती है वो जो नहीं के बराबर आपको सजा मिले। उसके बाद ये लोअर कोर्ट में जाती है। आज जुडिशरी का स्टेटस क्या है? आज जुडिशरी का एक स्टेटस है कि किसी ने महात्मा गांधी के प्रदेश में जाकर अहिंसा की बात की, तो उसके ऊपर हिंसा फैलाने का केस एफआईआर दर्ज हो गया, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार थी डबल इंजन की। और लोअर कोर्ट छोड़ो, हाई कोर्ट ने वो स्क्वाश करने से मना कर दिया। जब राज्य के हाई कोर्ट भी सत्ता पक्ष के गोद में बैठकर नाच रहे हो, माफ कीजिए मेरे शब्दों को, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के तक मामला आता है। सर्वोच्च न्यायालय किस बेंच पे जाता है इसमें मायना करता है। एक वाकई न्यायाधीश के बेंच पे चला गया तो न्याय मिलेगा, थैलाधीश के बेंच पे चला गया तो फिर न्याय कैसा मिलेगा? ये सवाल है। आज बीबीसी में चंद्रचूड़ जी ने कहा कि ये मेरा अकेले का नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में एक कलेक्टिव है, हम सब जजेस। तो कलेक्टिव उसी न्यायपालिका ने ऐसे कोई न्यायदान दिया है, कई बेंच है जो बहुत बदनाम है, खासकर ईडी के मामले में, जिनका नाम वकील साहब धड़ल्ले से लेते हैं कि ये जजेस होंगे, तो सवाल ही नहीं उठता काम देने का। किसी जज को तो किसी वकील ने ये तक कह दिया कि आप इधर ही आके पैरवी कर लीजिए ईडी की। जब आप वही बैठ के उस आसन पे बैठ के पैरवी कर रही, तो यहाँ बैठ के पैरवी कर लीजिए। जब इस लेवल पे जुडिशरी में है, या एक कोई कहे कि यहाँ बहुसंख्यकवाद चलेगा, जो बहुसंख्यक लोग कहेंगे वही होगा, संविधान वगैरह गया तेल लेने। जब ये एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कहता है और सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम उसके सामने मतलब अपने आप को शक्तिहीन पाता है, सवाल वो है आशीष। उनका सवाल ये नहीं कि हाईकोर्ट बिगड़ गया, सर्वोच्च न्यायालय उस पर एक्शन नहीं ले पाया, ये दुर्भाग्य है। क्या कमजोरी है? क्यों उसका ट्रांसफर नहीं होता? क्यों उसका प्रमोशन डिमोशन नहीं किया जाता? ये ऐसे कोई ज्वलंत सवाल है। इसीलिए इन नेताओं को खुला खेल में, जब आपको डर नहीं किसी बात का, तो ये बातें रिपीट होगी। एक होता है संविधान। संविधान क्या है? कानून व्यवस्था क्या है? कानून का एक डर होता है। कानून का डर क्या है? कि मैं कानून तोड़ूंगा तो मुझे सजा होगी, लेकिन कानून तोड़ने पे मुझे सत्ता मिलेगी। यदि ये परिभाषित हो गया तो हर सत्ता पाने वाला कानून तोड़ेगा, और हर सत्ता पाने वाला कानून तोड़ेगा, तो कानून तोड़ने के लिए जो हेड स्पीच है, जो नफरती बयान जो होते हैं, नफरत फैलाने वाले, ये बयानों की संख्या इसीलिए एक साल में इतनी बढ़ी। अकेले उत्तर प्रदेश में आपने तो 74 जो आंकड़ा दिया है, 74% बढ़ी है 2023 और 2024 में। ये पूरे देश की है, एवरेज है। ठीक है, लेकिन अकेले उत्तर प्रदेश में बात करें तो 132% की बढ़ोतरी है। हाँ, यूपी लीड कर रहा है। हाँ, जिस मुख्यमंत्री को इसको कंट्रोल करना है, यदि वही खुले मुंह से ये बोलना शुरू कर दे, नफरती बयान देना चाहे, तो फिर आपने संविधान की शपथ लेनी ही नहीं चाहिए। आप क्यों संविधान का अपमान करते हैं? आपको लोगों ने सत्ता में बिठाया संविधान का अपमान करने के लिए नहीं। और जब फिर संविधान की बात आती है तो आप क्यों कहते हो कि हम संविधान सर्वोपरि है? क्यों कहते हो कि हम संविधान की इज्जत करते हैं? रोज संविधान की बेइज्जती करते हैं आप। संविधान की कसम खा के यदि आप ऐसे हेट स्पीच देते हैं, और जिसका आपका पहले 3-4 में ये संविधान की शपथ लेने वाले लोग हैं, ये मेरे लिए वो चौहान के बड़ा आदमी नहीं है। वो पत्रकार उनको लोग कौन पत्रकार मानते? कोई चैनल का मालिक होने से या चैनल पे बैठने से पत्रकार नहीं होता। पत्रकारिता में एक सामाजिक सरोकार होता है। अभी मुझे एक कहीं टकरा गए एक कार्यक्रम में किसी के यहां,
और उन्होंने कहा, अरे कैसे हैं, किसी ने कहा कि, मैंने बोला और कैसे है, तो मैंने बोला आपके राज्य में सब कैसे हो सकते हैं? तो उनने मुझे दिखाया कि देखो किसी की हिम्मत नहीं, लेकिन मैंने नरेंद्र मोदी को ललकारा है। ट्रम्प में औकात है हथकड़ी लगा के भेजने का, आप बांग्लादेशियों का हथकड़ी लगा के क्यों नहीं भेजते? बताइए। ये वो पत्रकार है जिनको भारतीय हथकड़ी लगा के आ रहे उसका दुख नहीं, इनको दुख है कि, इसका दुख नहीं कि पड़ोस का घर जल गया, ये मेरे घर में भी आग लग जाएगी। ये उसी में खुशी मनाते हैं कि देखो पड़ोस का घर जल गया, पड़ोस का घर जल गया। ये पत्रकारिता के नाम पे, कम से कम मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो पत्रकारिता है, उसमें मैं इनको पत्रकार ही नहीं मानता। और एक दो ऐसा वाकया हुआ है महाराष्ट्र में कि जहां मुझे किसी फंक्शन में बुलाया गया था और इनको भी बुलाया गया था, तो मैंने आयोजकों को मना कर दिया। मैंने बोला यदि आप पत्रकारों को बुला रहे हैं तो मैं इनको पत्रकार नहीं, आप इनको बुलाइए, मैं नहीं आता। क्योंकि नफरत फैलाना ये पत्रकारिता नहीं। एक किसी धर्म का स्पोक्सपर्सन बनना ये पत्रकारिता नहीं है। आप स्पोक्सपर्सन बनी है, आप वीएचपी ज्वाइन कर लीजिए, आप बजरंग दल ज्वाइन कीजिए, किसने रोका आपको? किसी को अली दल ज्वाइन करना है मुसलमानों का, वो ज्वाइन कर ले। वहां पे भी कुछ हेट स्पीच वाले हैं जो जरूर से ज्यादा बोलते हैं कि हमको आधा घंटा मिल जाए तो हम बता देंगे हम क्या है। वो इसी के भाई भी बोलते हैं हैदराबाद में, तो वो बोले ना। लेकिन पत्रकारिता का चोला पहन के यदि आप ये बोलोगे तो फिर ये पत्रकारिता नहीं, और यदि वो पत्रकारिता है तो फिर हम पत्रकार नहीं। तो इसलिए वो तो बोलते ही है, उनका धंधा है ये, इसी पे तो चल रहा है सब कुछ। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी की राजनीति नफरत फैलाने वाले बातों से चल रही है? क्या योगी आदित्यनाथ की राजनीति नफरत फैला के बातों से चल रही है? क्या अमित शाह जी की राजनीति नफरत फैला के चल रही है? और क्या हेमंत विश्व शर्मा की राजनीति नफरत फैला के चल रही है? सवाल ये है। आप लगातार सत्ता में आते, आप कैसे सत्ता में आ रहे हैं? आप या तो चुनाव जीत के सत्ता में आते, नहीं तो तोड़फोड़ करके सत्ता में आते हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देखा सरकार का उपयोग और मशीनरी का उपयोग कैसा किया जाता है। तो कुल मिलाकर हेट स्पीच देकर आप यदि सत्ता में आना चाहते हैं तो फिर आप संविधान की शपथ मत दीजिए। आप कहिए कि हम सत्ता में आए हैं, हम मनुस्मृति की शपथ लेके करेंगे। क्योंकि संविधान आंकड़े अंपायरों की तरफ चलते हैं, अंपायरों की तरफ चलने के लिए आंकड़े। बीजेपी का जब ग्रोथ रेट देखिए, कुल जो 1165 हेट स्पीच है, इसमें तमाम बाबा और चौहान के और इन्फ्लुएंसर तमाम लोग हैं। इसमें पॉलिटिकल लीडर्स के जो वो इस हेट स्पीच हैं वो कुल 462 है। 462 में 452 भाजपा नेताओं के हैं। 462 462, उसमें 40%। 40%। नहीं, वो 40% तो 1165 के हिसाब से हुए, 1165 के हिसाब से। जो नेता 1165 ओवरऑल टोटल हेट स्पीच है, इसमें 462 नेताओं के हैं। उसमें चौहान के और ये काजल और ये सब नहीं, ये नहीं है। 462 नेताओं के हैं। 462 में कल्पना करिए भाऊ, 452 भाजपा नेताओं के हैं। 10 में पूरा हिंदुस्तान है, पूरा विपक्ष है। 452, ये जो ग्रोथ रेट है इनका, ये ग्रोथ रेट है 352%। यानी 2023 में 100 भाजपा नेताओं की हेट स्पीच थी, 100 स्पीच हेट स्पीच भाजपा नेताओं की, वो 452 पहुंच गई। 352% का ग्रोथ ये है। अब एक ग्रोथ रेट और बता देते हैं। बीजेपी के जो मंच पर, मतलब बीजेपी द्वारा ऑर्गेनाइज जो जगहों पर जो हेट स्पीच हुई भाजपा, वो 340 है। 2023 में 50 थी। ये ग्रोथ रेट और चौंकाएगा, 588%। 588। अब सवाल अगला जो हम लेंगे वो इस आंकड़े पे लेंगे, 16 मार्च से 21 अप्रैल। बांसवाड़ा याद है ना, घुसपैठिए, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएंगे। 16 मार्च से 21 अप्रैल जब ये चुनाव चल रहा था, आम चुनाव जो थे देश के, उस दौरान 61
स्पीच उसी दौरान हेट स्पीच हुई और उसमें मोदी जी के बोलने के बाद जो रेशियो था वो 3 गुना बढ़ गया, 3 गुना रफ्तार बढ़ गई। उस दौर में इस देश का मालिक जिसके हाथ में संवैधानिक शक्तियां समाहित थी, इसीलिए बकनर कहे थे तो उन बकनरों पर भी चर्चा हो जाए, स्टीव बकनरों पर भी। राजीव कुमार थे। ये राजीव कुमार अखिलेश यादव घर में बिठाने की तैयारी में है कि चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाएगा, हम इस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि इन बेईमानों पे आंख बंद किए हुए इन पर कफन पहुंचा दिया इनको। और तब ये आंख बंद किए हुए बैठे थे जब ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ नॉन स्टॉप बिना तेल के, बिना ईंधन के हेट स्पीच दिए जा रहे थे। कोई एक्शन नहीं किया, कोई एक्शन नहीं किया। इसलिए मैं बकनर कहा इसको। देखिए आशीष, सारा खेल ही तो चुनाव आयोग का है। मैंने क्या कहा आपको, चुनाव आयोग और न्यायपालिका को अंकुश लगाना चाहिए। यदि न्यायपालिका अंकुश नहीं लगाती और चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव आयोग चुनाव के प्रचार समाप्त होने के बाद एक लेटर जेपी नड्डा को लिखता है, एक लेटर खड़गे साहब को लिखता है कि आप अपने नेताओं को कंट्रोल करिए, आप अपने नेताओं को कंट्रोल करिए। ये क्यों कहा जाता है? अब उसने कहा कि चुनाव आयोग मर गया। क्यों कहा चुनाव आयोग मर गया? इतने हेट स्पीच होने के बाद भी यदि 74% पूरे देश में हेट स्पीच बनने के बाद भी चुनाव आयोग ने 2024 में कितने एक्शन लिए हेट स्पीच पे बताएं। 74% नफरती बयानों में वृद्धि होने के बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से एक भी एक्शन नहीं है, तो चुनाव आयोग जिंदा कहां है? मेरा सवाल यह है। मृतपाय चुनाव आयोग और अंधा कानून बहरा कब बन गया पता नहीं चला, और एक बार सांड खुल गया, नकेल छूट गई, तो वो पूरे गांव में सिंग मारते हुए घूम रहा है। उसको अंकुश किसका है? चुनाव के दौरान चुनाव आयोग का, बाकी सामान्य रूप से न्यायपालिका का। सुओ मोटो क्यों नहीं लिया जाता? यदि प्रधान, और ये इसके बाद ये जो 2024 में जो सबसे बड़ा डैमेजिंग जो हुआ है लोकतंत्र के लिए, जो घातक है, तो 1165 मामले में से 995 मामले, यानी ऑलमोस्ट 1000 मामले सोशल मीडिया पे लाइव स्ट्रीम हुए हैं। एक होता है कि आप रैली में बोल दो, 3 लाख लोग सुनेंगे, बाद में सोशल मीडिया पे जो स्ट्रीमिंग हुआ उससे कई करोड़ों लोग सुन रहे हैं उसको, और फेसबुक इसमें सबसे आगे है। बाकी जगह तो तुरंत अंकुश लगता है। राष्ट्र के खेल विरोधी में आपने बात की, ये जो आईबी मिनिस्ट्री है आपकी बैठी हुई, ये हेट स्पीच पे क्यों चुप है? तो यदि 74% नफरती बयान के मामले बढ़े हैं, तो क्या मैं ये समझूं कि हमारी न्यायपालिका, चुनाव आयोग, इंफॉर्मेशन सूचना प्रसारण मंत्रालय, ये डिफंक्ट हो गए हैं, ये नाकारा साबित हो गए हैं, ये समाप्त हो गए हैं, ये शक्तिहीन हो गए हैं? क्या समझे इसको? नहीं, इसको ये समझना है कि एनडीए जैसे ही एक एचएसए बन गया है, हेट स्पीच अलायंस। उस हेट स्पीच अलायंस में ये सब शामिल हैं, हेट स्पीच अलायंस के सब भागीदार हैं। नारायण राणे के बेटे खुले बोलते हैं और देवेंद्र फडणवीस उनका बचाव करते हैं। हाँ, वो शख्स क्या नहीं बोला, क्या नहीं बोला, मतलब आप समझ लो कि सभ्य समाज में अगर किसी देश के, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम वाकई सभ्य समाज में नहीं है, किसी सभ्य समाज में अगर वो व्यक्ति होता
तो समाज से तो बहिष्कृत होता ही होता, कानून उसको पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया होता अब तक। सभ्य समाज में होता, जो शब्द इस्तेमाल करता है सीधा-सीधा बोलता है। इसके वो एक बावजूद क्या होता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है, जब वो हुँ, उसको पीठ के पीछे करेंगे, जब उसको बचाव करेंगे उसका, तो फिर किस पुलिस वाले की हिम्मत है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी? हुँ। कौन सा लोकल न्यायालय उसके हाथ सामने करेगा? कौन करेगा? तो कहीं न कहीं मैं फिर से मुझे लगता है कि इसकी मुख्य ज़िम्मेदारी न्यायपालिका और चुनाव आयोग की थी। हाँ, हाँ। चुनाव आयोग तो सरकारी हो गया है, छोड़ दीजिए उसको। उससे कोई अपेक्षा नहीं। उसके चलते ही ये मामले 74% पहुँचे, यदि ऐसा मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। लेकिन न्यायपालिका तो अभी जिंदा है। जिंदा होने का प्रतीत तो करती है। तो कभी-कभी न्यायपालिका से अपेक्षा है कि जो जिंदा होने का आप प्रतीत करते हो, उसको एक आध बार करके भी दिखाओ कि आप जिंदा हो। कभी-कभी चंद्रचूड़ साहब ने, उन्हीं के भी तो कार्यकाल में ये हुआ ना, हुँ, भगवान के सामने बैठ के जैसा उन्होंने कहा कि मुझे बताओ मैं क्या न्याय दूं, तो भगवान को वो भी पूछते मेडिटेशन करते हुए, ये बताओ इतनी नफरती भाषा हो रही है, मैं क्या करूं? मुझे विश्वास है भगवान पर, वो कभी नफरती भाषा का, कितनी भी नफरती भाषा, कितनी घनघोर गालियां दी भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन उन्होंने 100 का गाली पूरे होने के बाद गालियों का प्रत्युत्तर गाली से नहीं दिया, उन्होंने एक्शन लिया। फिर अभी मुझे यहाँ पे आचार्य रजनीश का दर्शन शास्त्र याद आता है। वो कहते हैं कि किसी ने आपको गाली दी, उसने दी, आपने ली क्या? आप मत लीजिए उसको। गाली देने वाले का मुंह खराब होगा, आप नहीं लोगे तो उसी के पास पड़ी रहेगी। तो ये वर्तमान में जो चल रहा है, इससे 2025 का जो आंकड़ा आएगा, वो 2024 का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे जाएगा, हुँ। क्योंकि सांड खुले छूटे हैं। ठीक है? ऐसे में जिनको ये गालियां दे रहे हैं, मैं उनको यही कह रहा हूं, ये आपको गाली दे रहे हैं, आप लीजिएगा मत। ये उन्हीं के पास पड़ी रहेगी, बदबू मारेगी, मुंह उनका खराब होगा। उत्तेजित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये गेम प्लान ही हेट स्पीच का ये है, नफरती बयान का हेट स्पीच ये है कि हम नफरती बयान देंगे, आप उस पर रिएक्ट करोगे, आप उसको रिएक्ट करोगे, हम गोलाबंदी करेंगे, फिर पोलराइजेशन होगा और हम सत्ता में वापस आएंगे। इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए। हुँ। लेकिन यही लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो इस वक़्त कुछ धर्माचार्य कुछ हैं जिनमें वाक़ई हो सकता है धर्म और अध्यात्म को समझ पा रहे हों, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। ये दरअसल खाली दे नहीं रहे हैं, बाज़ार में खड़े होके नहीं दे रहे हैं, ये घर तक पहुँचा रहे हैं और जबरन अगर दरवाज़ा ना खोलो तो खुलवा करके पुलिस से लाठी बजवाएँगे दरवाजे पे, खोल दरवाज़ा रखना ही पड़ेगा। हम फ्री में दे रहे हैं, पैसा भी नहीं ले रहे हैं, ये नफ़रत रखना पड़ेगा घर में। ये ऐसी गालियाँ देते हैं ना कि जबरन घर में रखवाते हैं। अब ये जब जा करके मस्जिदों के सामने जब जा करके मस्जिद के सामने रोक देते हैं और वहाँ पे डीजे बजा करके और करते हैं वहाँ पर जो मतलब जो भी जिस हद तक नफ़रती क्रियाकलाप करते हैं, उसके बाद एक रिएक्शन आ जाए, एक रिएक्शन कोई उसमें मैंने से उधर भी वही 500 तो हैं, कहा, उसमें से कोई मैंने एक आशीष बह जी, देगा, जब हो गया जब काम। ये लोग हम नहीं झेलते क्या? आज मुझे बताइए, हमारे शो में जो रिएक्शन आती है उसमें 5-10 तो वो भी रिएक्शन आती है, हाँ, जो बहुत ही हाँ। नफ़रती होती है, गाली-गलौच वाली होती है। हाँ। लेकिन उन उन लोगों की कल्चर, उन लोगों का अपब्रिंगिंग, उनके संस्कार उनके शब्दों में झलकते हैं। जो डीजे मस्जिद के सामने नाच के
जो गंदी गंदी गालियां बकते हैं, उनके संस्कार बताते हैं कि उनका अपब्रिंगिंग क्या है, उनके माँ बाप ने क्या संस्कार दिए ये प्रचलित करते हैं। वो अपना माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, वो पूरे अपने पूर्वजों को गाली दिलवा रहे हैं। जब आप किसी को गाली देते हो तो आपके माँ बाप ने आपको कैसा गढ़ाया है, जिस समाज ने आपको कैसा किया है, उस समाज को भी आप गाली देते हैं। और मुझे नहीं लगता कि गाली देने से छत्रपति शिवाजी महाराज को तो पूरा दक्कन के उस साइड, मतलब बीच में उनका महाराष्ट्र था हमारा, उधर पीछे के साइड पे सब निजाम और सारे वो देखते थे, दक्षिण भारत में, उत्तर में मुगल थे, दोनों गाली दे रहे थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज आगे गए, जो थोर पुरुष हो गए। संत तुकाराम को तो लोगों ने जल समाधि दिलवा दी, उनका लिखा हुआ नदी में फेंक दिया। संत ज्ञानेश्वर को लोगों ने इतना प्रचारित किया कि उनको कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन वो महान इसलिए हुए कि उन्होंने अपनी माँ बाप की दी हुई शिक्षा को आगे किया, अपना कल्चर नहीं छोड़ा, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, अपने संस्कार नहीं छोड़े। ये जितने भी हेड स्पीच वाले लोग हैं, इनके संस्कार बोलते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। ये हेड स्पीच देके अपने माँ बाप की भी अवमानना कर रहे हैं। क्योंकि सवाल यही उठता है कि क्या आपको घर वालों ने ऐसा पाला कि आप ये बात कर रहे हैं? सवाल वो है आशीष। चलिए, बिल्कुल सवाल तो यही है, लेकिन आखिरी सवाल फिर मोदी और योगी, राजीव कुमार और चंद्रचूड़ से नहीं, आखिरी समाज इस देश की आम आवाम से ही है कि जिस संत तुकाराम, वो महान संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर की बात भाव ने की है, समाज ने संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर को सर माथे पे बिठाया था, उनके चरणों में ये समाज झुका था। ये वो दौर है जिस दौर में इन नफरतियों को समाज में सम्मान मिलता है। ये व्यवहारिक सत्य है। अगर मतलब हम काल्पनिक बातें न करें तो व्यवहारिक सत्य है कि नहीं नफरतियों को आशीष, समाज में लोग नहीं सम्मानित आशीष, करते हैं। नहीं आशीष, लोग तब भी थे, हम्म, तब भी लोग थे, तब भी लोग थे जिन्होंने ज्ञानेश्वर को तकलीफ दी, तब भी लोग थे संत तुकाराम को तकलीफ दी, हम्म, तब भी लोग थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज को भी गाली देते थे, तब भी लोग थे जो आंबेडकर को बुरा कहते थे, तब भी लोग थे जो लोकमान्य तिलक को बुरा कहते थे, तब भी लोग थे जब महात्मा ज्योतिबा फुले को बुरा कहते थे, तब भी लोग थे जब शाहू महाराज की नीतियों को भी लोगों ने कोसा है। लेकिन इन लोगों ने, जब लोगों ने कोसा तो उसको दुर्लक्षित करते हुए अपना फोकस किया। मैं तमाम अल्पसंख्यकों को यह कहने की बात कह रहा हूं कि आपका धर्म भी नफरत नहीं सिखाता। ये उलूल जुलूल बात करने वालों को करने दीजिए, आप अपनी कल्चर मत छोड़िए। ये बात कर करके थक जाएंगे और ये यही समाज इनको पैकअप करके दे जाएगा। जिस समाज ने आज संत तुकाराम को सर पे उठाया है, जिस समाज ने आज ज्ञानेश्वर को सर में उठाया है, वही समाज अच्छे लोगों को भी सर पे उठाएगा। और ये नफरती चिंटू जितने भी है जो नफरत फैला रहे हैं, इनका एक दौर होगा और वो दौर समाप्ति के होगा। लेकिन लेकिन ये सिर्फ समाज को ही करना होगा, क्योंकि न्यायपालिका और चुनाव आयोग, जो अंपायर की बात की इन्होंने और जिसका नाम लिया इन्होंने, वो पूर्ण रूप से दूषित हो चुके हैं। उनसे अपेक्षा नहीं, अब आवाम से अपेक्षा है, समाज से अपेक्षा है। यही 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 आखिर में जो आपने कहा, मैं इसी बात पर आने वाला था आखिर में कि ये चुनाव आयोग दरअसल जब पूरे तंत्र को, गाली सिस्टम को, नफरत के सिस्टम को सरकारी कर दिया जाए, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, नफरती सिस्टम का राष्ट्रीयकरण हुआ है, जैसे इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो इन्होंने नफरत का राष्ट्रीयकरण किया है। उस नफरत के राष्ट्रीयकरण में सब शामिल हैं। चुनाव आयोग सरकारी, भाव ने बताया था, चुनाव आयोग सरकारी है और न्यायपालिका तरकारी है। तरकारी जानते होंगे, सब्जी को, भाजी को बोलते हैं, सब्जी को तरकारी है। किसी में आलू टाइप इधर भी गल जाएगा, उधर भी गल जाएगा, कोई कोई सब्जी होती है वो गलती नहीं है आखिर तक। तो वैसे ही है, कुछ एक हैं जज जिनको नहीं गला पाते अपने हिसाब से तरकारी जैसे, तो अभय अशोक जैसे हैं, जस्टिस उज्जवल भुइयां जैसे हैं, नाम भी हम तो ले ही लेते हैं। ये हैं न्यायपालिका में ऐसे जस्टिस जिन पर हमें भरोसा है, आज की भी तारीख में है भरोसा। खैर, नफरत का ये ग्राफ
हमने लिख दिया, विश्व रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन वो ऐसा विश्व रिकॉर्ड है जिससे हमारा सर शर्म से झुका हुआ है। किसी भी सभ्य समाज में अगर ये ग्राफ जाएगा, ये आंकड़े जाएंगे, तो आम भारतीय वो सर अपना उठा के नहीं बात कर पाएगा। इजाजत दीजिए, कल फिर आएंगे इस उम्मीद के साथ कि कुछ अच्छा होगा। नमस्कार।